हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आप सबको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान के लिए हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। आपको पता है कि 2 जनवरी को आपको क्वेश्चन पेपर यानी आपके पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 2 जनवरी से शुरू है, तो आपका 11वीं भौतिक का हमने पार्ट फर्स्ट आपको पहले ही बता दिया है। तो जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट करे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हुक्का नियम परिभाषित करता है कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित क्या रहता है, रॉकेट नोदन किस पर आधारित होता है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में आपको प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। देखिए ये सभी हैं, आप देख सकते हैं इनके, और यदि आपको आंसर आते हैं तो अच्छा है, नहीं यदि सभी आंसर आ रहे हैं आपको तो आप क्या कर सकते हैं, जो पार्ट फर्स्ट का वीडियो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं मिल रहा है लिंक तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जानकारी टीच टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर इसका लिंक मैं डायरेक्ट प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक आपकी सही जोड़ी हो जाती है। फिर आपकी देखिए यहाँ से एक शब्द या वाक्य में उत्तर ये हो जाते हैं आपके, ठीक है। ये आपके साथ हैं, ठीक है, साथ ही साथ सभी हैं। अब देखिए यहाँ से जो 5, 6, 7 ये अभी सभी प्रश्न है, ये हमें देखने हैं। तो चलिए हम इनके एक एक करके आंसर देखते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन आपका है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका विमीय विश्लेषण है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर ये रहा, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं उपयोग इसके हैं, देखिए स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इतना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखना है। तो यही क्वेश्चन देखिए, ये दो अंक के हिसाब से देखिए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। इसमें कोई 2 लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, ठीक है। तो ये आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं, घर्षण से होने वाले लाभ और हानि लिखिए। घर्षण से जो लाभ हानि होती हैं वो आपको समझानी है। तो देख सकते हैं ये घर्षण से लाभ और हानि हो जाएंगी, ठीक है। ये रहा घर्षण से जो लाभ हानि होते हैं, ठीक है, ये रहा। तो घर्षण से होने वाले लाभ और हानि ये रही। घर्षण के कारण भोजन चबाना, मतलब चबा सकते हैं हम, घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चल पाते हैं। और हानि क्या है, मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, मशीनों के कल पुर्जों का गिर जाना, ये सभी इसके लाभ हानि है, ठीक है, लाभ है और हानि। अगला प्रश्न अथवा वाला है, देखिए, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते वक्त अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, ऐसा क्यों होता है। तो सभी प्रश्न ये 2 अंक के हैं, तो छोटे छोटे ही लिखने हैं आपको। तो देख सकते हैं क्रिकेट में खिलाड़ी, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, घर्षण किसे कहते हैं, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो 2 प्रश्न है इसमें, घर्षण किसे कहते हैं। तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका घर्षण किसे कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा घर्षण किसे कहते हैं, ठीक है। तो घर्षण परस्पर संपर्क में 2 पृष्ठों बीच, मतलब 2 पृष्ठों के बीच लगने वाला एक बल होता है, जो संपर्क पृष्ठ के स्पर्शीय होने के कारण लगता है, ठीक है। अतः इसकी आपेक्षिक गति का, मतलब ये उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, ठीक है। तो ये घर्षण हो जाएगा। साथ ही पूछा है जड़त्व, ठीक है, जड़त्व पूछा है, तो जड़त्व को आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतना हो जाएगा, विरोध फिर उसके बाद करती है, और ये जड़त्व कहलाता है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा जड़त्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम, ये इसमें हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण का नियम, ये रहा संवेग संरक्षण का नियम। तो इतना ही लिखना है, ठीक है। नियम केवल पूछा है तो इतना ही लिखना है। संवेग संरक्षण क्या होता है, इसका नियम ये होता है, ठीक है। किसी निकाय पर कोई बाह्य आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। तो बल का ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र आपको यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, विमीय सूत्र mL/t-2, ठीक है। ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। तो आपेक्षिक वेग का आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, आपेक्षिक वेग, ये रहा आपका आपेक्षिक वेग, ठीक है। आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, देखिए, किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग पहली वस्तु के सापेक्ष वेग की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये आपेक्षिक वेग का आप कर लेंगे। इसी में अथवा में पूछा गया सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम को लिखना है। तो सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम, देखिए ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, ठीक है, यही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, जी और जी में अंतर लिखना है। देखिए मैं आपको फिर बोलूँगा, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही वेबसाइट पर जाके इस सभी का PDF इस पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी और जी में अंतर लिखना है। तो जी और जी में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहेगा, जी और जी में अंतर, ठीक है। तो ये रहा आपका, लिख लीजिए, ये है जी और जी में अंतर।
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। जी और जी में अंतर, कोई दो ही लिखने हैं क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न ही आने हैं, ठीक है, इस चैप्टर से। और बड़े भी आने हैं, लेकिन 2 नंबर का ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखिए, ये रहा, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, ग्रहों के गति के संबंधी केपलर के नियम लिखना है। तो ग्रहों की गति संबंधी केपलर के जो नियम है वो यहाँ से हो जाएगा। पहला नियम देख सकते हैं, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिससे एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है, ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं, ठीक है, दूसरा नियम ये है, ग्रहों का क्षेत्रीय वेग सदैव नियत रहता है। तीसरा भी नियम आप पढ़ सकते हैं, ये आपका इसका जो है इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर इसी चैप्टर का है, ठीक है। तो ये देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, द्रव्यमान और भार में अंतर, ठीक है। अगला देखते हैं, पास्कल का नियम लिखना है। तो पास्कल का नियम देखिए, 12वां क्वेश्चन है। पास्कल का नियम ये है, पास्कल का नियम, ठीक है, तो ये रहा पास्कल का नियम, देख लीजिए, पास्कल का नियम ये रहा, पास्कल का नियम, ठीक है। तो देख लीजिए, पास्कल का नियम यहाँ से हो जाएगा, यदि कोई द्रव संतुलन में है तो द्रव पर आरोपित दाब उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल के पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ठीक है, तो पास्कल का नियम आप लिख सकते हैं, अनुप्रयोग भी इसके पूछे तो लिख देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में है, अथवा में प्रत्यास्थ तथा गुणांक किसे कहते हैं। तो इसका भी देखिए, ये रहा आंसर, प्रत्यास्थ तथा गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ऊष्मा, पहले 13वां देखते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित करना है। 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा आपको लिखनी है। तो 1 कैलोरी ऊष्मा, प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा आपका। 1 कैलोरी ऊष्मा, ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए। 1 कैलोरी ऊष्मा देखिए, ये रहा। 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखना है। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इसको। उसके बाद देखिए, ऊष्मा एवं ताप में 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो कोई 3 पूछे तो 3 भी लिख देना, वैसे 3 कर लेना, हो सकता है 3 नंबर में आ जाए। तो ऊष्मा और ताप में अंतर, ठीक है। तो देख सकते हैं, पहला अंतर, दूसरा, तीसरा, 3 ही करना, 3 नंबर में पूछे तो 3 का लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए, समीकरण T = 2π√L/g की शुद्धता की जांच करनी है। तो ये वाला देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इस बार देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, देखिए रहा इसका आंसर, यहाँ से इतना लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे, ठीक है। ये आपको करना होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद देखिए, इसमें अथवा पूछा है, भौतिक समीकरण V² = U² + 2A की व्याख्या करनी है, मतलब इसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो देखिए, इसका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना इसका कर लेना। उसके बाद देखिए, संरक्षी असंरक्षी बल में अंतर लिखना है। संरक्षी असंरक्षी बल के अंतर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, और 21 नंबर पर इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा मैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, देखिए, संरक्षी असंरक्षी बल, ठीक है। तो ये रहा संरक्षी और असंरक्षी बल, इसमें देखिए, इसमें 3 अंतर दिए हैं, आप 3 कर लेना, ठीक है। 3 नंबर का ही है, संरक्षी असंरक्षी बल, ठीक है। उसके बाद देखिए, अथवा में इसमें पूछा है कि कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क मतलब सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया जो बल है वो इसमें दिया है 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन दिया है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको उसकी गति के विपरीत है, मतलब उसकी गति, तो साइकिल पर मतलब सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना करना है, ठीक है। तो ये कभी देखिए, इसका आंसर ये हो जाए, यहाँ से दिया है आपको, बल दिया है 200 न्यूटन, कार्य आपको पता नहीं है, दूरी आपको 10 मीटर, थीटा आपको 180 होगा, तो W लगा देंगे, FS cos थीटा, ठीक है। तो 180 है तो इसका -1 होता है cos 180 का, तो -2000 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है। उसके बाद देखिए, अगला है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। तो 16वां प्रश्न देखिए, मैं पूरा आपको इसी में कंप्लीट करा देता हूँ, इसी वीडियो में आपको कोई अगला पार्ट नहीं बताऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सभी आंसर मिल जाए। तो देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यहाँ से हो जाएगा, इतना आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। ये हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अगला इसमें पूछा है, अगला क्या पूछ रहा है,
द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान केंद्र आपका देखिए ये रहा द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, ये रहा आपका द्रव्यमान केंद्र। इतना आपको हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बर्नौली प्रमेय बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये रहा। ठीक है, बर्नौली थ्योरम, ये रही बर्नौली प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से आप बर्नौली प्रमेय कर सकते हैं। वैसे ये 3 नंबर के 4 नंबर के हिसाब से आता है प्रश्न। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ से हो जाएगी बर्नौली प्रमेय। ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद आगे भी देख सकते हैं, यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि 4 नंबर में है ये। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बर्नौली प्रमेय पूरा आप कर देंगे। अगला देखते हैं, इसमें स्टोक का नियम लिखिए, सीमांत वेग क्या है इसका सूत्र लिखना है। तो स्टोक का नियम देखिए, यहाँ से लिखेंगे स्टोक का नियम, सीमांत या अंत्य वेग। ठीक है, इसका व्यंजक भी निकालना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा करते जाएंगे और फिर आपका यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए ये शायद आपको दिखा नहीं होगा, तो देख लीजिए आप। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान केंद्र, बर्नौली सिद्धांत और स्टोक का नियम। ठीक है, उसके बाद क्षैतिज रेखा से, मतलब क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो इसकी गणना करना, अधिकतम ऊंचाई के उड्डयन काल की क्षैतिज परास की। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका उत्तर आएगा 11.25, मतलब 25 मीटर। उड्डयन काल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सूत्र लगाया आपने, उसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, क्षैतिज परास निकालेंगे तो निकलेगा 19.485 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, इसमें 20 ग्राम की गोली 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जलकर एक रेत के ढेर को, मतलब ढेर में 25 सेंटीमीटर घुस जाती है, तो गोली में उत्पन्न जो मंदक है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं, अंतिम प्रश्न है 19वां है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? तो प्रक्षेप गति बार बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रक्षेप गति देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका प्रक्षेप गति। तो ये रहा प्रक्षेप गति। ठीक है, प्रक्षेप गति का व्यंजक निकालना होता है उड्डयन काल के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए, जो भी पूछे आप कर देना। ठीक है, तो प्रक्षेप गति यहाँ से हो जाएगा उड्डयन काल। ठीक है, ये ठीक है, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई, काफ़ी बड़ा है ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ तक आपका निकल आएगा। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई का, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रक्षेप गति वाला। उसके बाद अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं? व्यंजक निर्मित करना है, तो ये देख लीजिए अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, ये अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा, वृत्तीय गति में रेखीय वेग व कोणीय वेग के गुणनफल को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसका व्यंजक देखिए, पहले आप डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद व्यंजक निकालेंगे, और व्यंजक आपका जो है यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आपका अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक। ठीक है, इतना आपको करना है बस। यहाँ पर हमने सभी प्रश्न देख लिए हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, पार्ट फर्स्ट आप जरूर देख लें। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर ऐसे वीडियोस भी मिल जाते हैं जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन जरूर करें। साथ ही वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर PDF भी इसका पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से हमने पूरे पेपर देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले विषय के पेपर के वीडियो में।